दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का ये अगस्त का जो चल रहा है उसका ये 5वां पार्ट है और अपन शुरू करते हैं अपन 5वें पार्ट की पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ है वो है ब्यूरेवेस्टनिस्का। अजीब सा नाम लगता है ये क्योंकि रशियन नाम है ना साहब, रशियन। ब्यूरे ब्यूरेवेस्टनिक ये नाम है, ब्यूरेवेस्टनिक साहब। रशियन नाम है, रशियन नाम लेने में थोड़ी सी तो जीव लपलपाई जाएगी ना है कि नहीं भाई। रसिया तो रसिया ही है साहब। तो ये है क्या रसिया का? तो ये रशिया की एक परमाणु, एक ऐसा मतलब क्रूज मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलती है, एटॉमिक एनर्जी से चलती है। क्रूज मिसाइल टाइप की है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा रूस की परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल है। परमाणु ऊर्जा संचालित क्रूज मिसाइल, क्या नाम है इसका? क्रूज मिसाइल का नाम है ब्यूरेवेस्टनिक। ठीक है साहब, ये इसका नाम तो है, लेकिन जो नाटो आपने सुना होगा, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो आपने खूब सुना होगा। नाटो ने अलग से इसको निकनेम दे दिया है। जैसे होता है ना कि नाम तो साहब लड़के का मान लो राजेश है, लेकिन लड़की उसे प्यार से राज बोलती है। आय भाई साहब, तो ऐसे ही है। इसका नाम तो ब्यूरेवेस्टनिक है, लेकिन नाटो इसको प्यार से क्या बोलता है? एसएससी। क्या बोलता है? एसएससी। नाटो द्वारा इसे एसएससी, ठीक है, एसएससी होती है ना, एसएससी। एसएससी एक्स नाइन ये ना एसएससी एक्स 9 स्काई फॉल, पूरा नाम ये है, स्काई फॉल नाम दिया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट वाइज इस तरह के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, और टेस्ट सीरीज वालों ने तो हंगामा मचा के रख दिया। मतलब पूरा का पूरा पैटर्न अब टेस्ट सीरीज जो आजकल पीसीएस की टेस्ट सीरीज लोग कोचिंग वाले चला रहे हैं, वो पूरी की पूरी यूपीएससी बना दिया उसको। एक भी क्वेश्चन सिंगल नहीं रखा, जबकि आर ओ में यही गलती कोचिंग वालों ने की थी। अभी भी कोचिंग वाले नहीं सुधरे। मतलब आर ओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी कोचिंग वालों ने चलाई, वो सारी की सारी यूपी मतलब पीस उस जैसी आईएएस जैसी बनाने लग गए थे, और पेपर जो है वो लूसेंट वाला आ गया। ये गलती कोचिंग वालों ने पब्लिक इस पीसीएस के पेपर में भी की है। इतना कठिन से कठिन पेपर बनाए जा रहे हैं, जबकि एवरेज पेपर बनाना चाहिए। पता नहीं कोचिंग वालों को भी क्या हो गया है। थोड़ा इसलिए बनाते हैं कि कोई दम हो तो करके दिखाए। हमारी टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी है, लोग कर नहीं पा रहे हैं साहब। सवाल बहुत गहरे गहरे लेके आ रहे हैं। अरे गहरे सवाल लाने से कुछ नहीं होगा, आप पेपर पैटर्न जैसा है यूपी पीसीएस जैसा वैसा बनाओ ना। चलो कोई बात नहीं, अपन को ये करना, अपन न्यूज़ देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है पंचायती राज जो मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय आपने सुना होगा। तो पंचायती राज मंत्रालय ना अपना एआई का टूल बनाया है, एक एआई टूल, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय का एआई टूल, एआई टूल बनाया है। एआई टूल होते हैं ना, तो एआई टूल बनाया है पंचायती राज मंत्रालय ने। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया है सभासार। सभासार नाम क्या है इसका? सभासार। एआई टूल क्या हो जाएगा? पंचायती उसका राज मंत्रालय का सभासार। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली में लॉन्च, नई दिल्ली में ही सारी मिनिस्ट्री हैं, तो नई दिल्ली में ही है। सभासार नाम का एआई टूल लॉन्च किया गया है। सभासार एआई टूल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी अपन रिवीजन भी करेंगे। जो अगली न्यूज़ है वो है, देखो एआई टूल तो सभासार बन गया, ऐसे ही एआई बेस्ड ना बारिश भी की जा रही है। अब सब कुछ एआई तो करेगा ही। अब कुछ दिनों बाद तो लग रहा है कि बच्चे अच्छे भी हम नहीं पैदा करेंगे। हमें लगता है कि एआई में बटन दबा दो, जे साहब इधर से बटन दबाया, उधर से डिलीवरी हो गई कि नहीं। इस हिसाब से एआई काम कर रहा है, उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि शरीर के कुछ अंग तो विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं। भारत का पहला, भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि एआई ने वर्षा करा दी। तो भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा, संचालित कृत्रिम वर्षा, ये क्या है साहब? भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा कहाँ हुई है? तो ये हुई है साहब रामगढ़ बांध पड़ता है जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर के रामगढ़ बांध में, रामगढ़ एक बांध है, रामगढ़ बांध है जयपुर में, वहाँ पर ऐसा हुआ है साहब। और कहाँ पड़ेगा ये? राजस्थान में। जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? तो ये राजस्थान में सब कुछ हुआ है। तो भारत के पहली बार ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रोजेक्ट कहाँ पे हुआ? जयपुर के रामगढ़ बांध में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। जबकि एआई टूल पंचायती राज मंत्रालय का नाम क्या है? सभासार। दोनों चीज़ें अलग अलग है।
अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ है जेपी सेनानी पेंशन योजना। जेपी सेनानी पेंशन योजना। और सब ठीक चल रहा है। आज थोड़ा हम करंट अफेयर्स जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी का मतलब स्पीड, हम फालतू की बातें नहीं करेंगे क्योंकि पेपर है आप लोगों का पीसीएस का, इसलिए हम समझ रहे हैं आपका एक बहुत टाइम कीमती है, तो बाद में मजाक मस्ती बाद में होगी। अब पहले आप करंट देखो साहब। जेपी सेनानी पेंशन जो योजना है, ये बिहार सरकार की एक योजना है, बिहार सरकार की। ठीक है, जेपी आपने सुना होगा, जेपी आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण वाला, तो वहीं बिहार में ही इससे संबंधित एक योजना चलती है, उसको कहते हैं जेपी सेनानी पेंशन योजना। तो बिहार सरकार की ये योजना है। कहाँ की है? बिहार सरकार की योजना है। 2009 में शुरू हुई थी ये, 2009 में। सुर्खियों में क्यों रही बता रहा हूँ मैं अभी। 2009 में शुरू हुई थी। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस आंदोलन के तहत, जेपी आंदोलन के तहत जेल गया था, उसकी पेंशन डबल करी जा रही है साहब। देख रहा है विनोद? ठीक है, समझ गए? तो जेपी आंदोलन के दौरान जेल में गए, ठीक है, जेल गए सेनानी कहते हैं उनको, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन दोगुनी होगी, पेंशन दोगुनी की जाएगी, इसलिए ये सुर्खियों में थी। हाल ही में बिहार सरकार ने निर्णय दिया है कि जेपी सेनानी पेंशन योजना जिन लोगों को मिल रही थी, किन लोगों को मिल रही थी? जो जेपी आंदोलन के दौरान जेल में चले गए थे, अब उनकी पेंशन डबल की जाएगी। इसमें 2 कैटेगरी हैं, देखो इसमें 2 कैटेगरी हैं। एक लोग तो वो हैं जो 6 महीने से ज़्यादा तक जेल रुके, और एक लोग वो हैं जो 6 महीने से कम जेल गए। तो 6 महीने से ज़्यादा जेल जाने वालों की जो पेंशन है, 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे, उनके लिए क्या है? उनकी जो पेंशन है, उनकी पेंशन अब बढ़ाकर पहले 15,000 थी, तो 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 की गई है। 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये की गई है। ठीक है, जो व्यक्ति 6 महीने जेल में रुके। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 महीने से कम जेल में रुके थे, तो 6 महीने से कम जेल में रुके साहब, 6 महीने से कम जेल में रहने वाले इनकी पेंशन कम थी, क्योंकि ये भैया कम रुके, तो इनकी पेंशन थी पहले 7500 रुपये। ठीक है, तो पेंशन इनकी पहले कितनी थी? 7500 रुपये, 7,500। ठीक है, तो 7500 रुपये से बढ़ाकर अब दोगुनी की गई है, तो 7500 का दोगुना कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, पूरा आपने ये जेपी सेनानी पेंशन योजना समझ ली। बिहार सरकार की एक योजना है जो 2009 में शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि जो जेपी आंदोलन हुआ था उसमें जो लोग जेल गए थे उन लोगों को पेंशन देने के लिए। तो जो लोग 6 महीने से ज़्यादा जेल में टिके उनको पहले मिलता था 15,000, अब दोगुना करके 30,000 कर दिया। और जो लोग 6 महीने से कम जेल में टिके उनको पहले मिलता था 7,500, जिसे बढ़ाकर अब 15,000 कर दिया गया है। ठीक है साहब, जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो भी देख लेते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ है वो है क्रू 11 जो न्यूज़ है साहब। क्रू 11 देखो क्या चीज़ है। तो आपने नासा का नाम सुना होगा, नासा का, स्पेस एजेंसी अमेरिका की नासा। तो नासा का एक ये मिशन है, ठीक है, जो अभी हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है, ISS पे। तो वही चीज़ है ये। तो क्या है क्रू 11 साहब? नासा या गलत लिख गया, नासा द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको ISS कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया मिशन। क्या है ये? मिशन है, भेजा गया अभियान कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मिशन, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। इसका नाम क्या है? क्रू 11। ठीक है साहब, अब इसकी थोड़ी डेट इंपॉर्टेंट है कि ये कब भेजा गया था। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखवा दे रहा हूँ 1 अगस्त को, क्योंकि कुछ चीज़ों की डेट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की डेट आपको पता भी होनी चाहिए। तो 1 अगस्त 2025 को ये नासा के द्वारा
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया एक अभियान हो गया जिसका नाम क्या है, क्रू 11। अब ये हिंदुस्तान के लिए क्यों थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदुस्तान में देखो लद्दाख पड़ता है लद्दाख। लद्दाख की 2 प्रजातियां हैं, पौधे होते पौधे, फसल। तो लद्दाख की 2 फसल हैं फेमस, उनको ही अपने संग लेके गया है साहब, उसी से खाएगा पिएगा। ठीक है, तो लद्दाख की 2 फसल हैं साहब, 2 फसल। ठीक है, 2 फसलों को साथ लेकर गया। ठीक है, साथ लेकर गया है। वो 2 फसलें कौन सी हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी हैं। पहली फसल है उसका नाम है हिमालयन टाटरी। टाटरी होती है, टाटरी, टाटरी साटरी कहते हैं, हमारे खट्टी खट्टी होती है हिमालयन टाटरी। टट्टी नहीं लिखा है, टाटरी लिखा है, तो हिमालयन टट्टी लिख दो। ठीक साहब, हिमालयन टट्टी लेके नहीं गया, हिमालयन टाटरी लेके गया है। हिमालयन टट्टी कोई अलग थोड़ी होती होगी कि नहीं, सबकी वही पीली पीली सी होती होगी। और दूसरा है सीबक थॉर्न। ये क्यों लेके गए हैं अपने संग पता है, क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक तत्व है, इनमें बहुत ऊर्जा होती है साहब, बहुत दिनों तक इसको खा ले तो आदमी को बहुत टाइम तक एनर्जी रहती है। क्या भैया स्पेस में जा रहे हैं, खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। तो ये आपने समझ लिया, यानी क्रू 11 क्या है, 1 अगस्त 2025 को नासा के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया एक अभियान है। क्या लेके गया साथ में, लद्दाख की 2 फसलें, कौन कौन सी, हिमालयन टट्टी हिमालयन टाटरी और सीबक थॉर्न। ठीक है साहब। एक दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैंने एक दिन न्यूज़ कराई थी आपको सांसद रत्न पुरस्कार वाली, उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, आज मुझे अभी याद आ गई। देखो बताते बताते, ये मैंने आपको कराए थे सांसद रत्न पुरस्कार, इसमें मैंने बताया था 17 सांसदों को मिला है और 2 समितियों को मिला है। यूपी से 2 सांसद थे, प्रवीण साहब, रवि साहब। इसमें आप एक चीज़ नोट कर लो कि सबसे ज़्यादा किस राज्य के सांसदों को मिला है। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आप, सर्वाधिक, जो सर्वाधिक पुरस्कार है वो महाराष्ट्र को मिली है। महाराष्ट्र राज्य के सांसदों को, किसको मिले हैं, महाराष्ट्र राज्य के सांसदों को। जैसे उत्तर प्रदेश से तो 2 ही लोगों को मिला था, उत्तर प्रदेश के 2 ही सांसदों को मिला है, प्रवीण पटेल को, रवि किशन को। लेकिन सर्वाधिक पुरस्कार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के सांसदों को मिला, और 7 सांसद ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के हैं जिन्हें ये सांसद रत्न पुरस्कार मिला। ये भी आप साथ में नोट कर लो, सही है। मुझे अचानक से याद आ गई, उस दिन मैं मतलब बताना भूल गया, मैं मतलब रेडी तो था मेरा, लेकिन मैं मिस हो गया गलती से। बाद में जब खुद मैं अपनी चेक करता हूँ कि कुछ चीज़ छूट तो नहीं गई, तो मैं फिर आपको बता भी देता हूँ। ठीक है साहब, आगे देखो अगला, जो अगली न्यूज़ है उसको देखते हैं। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों उसका नाम है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इंग्लिश में इसको कहेंगे SHRESTH, श्रेष्ठ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ क्या है ये, तो हाल ही में पहला स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया, तो उसका नाम रखा गया है श्रेष्ठ। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक सूचकांक है ये, नियामक सूचकांक, इंडेक्स कहते हैं ना, इंडेक्स इंग्लिश में इसको, सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स कहते हैं। तो इंडिया का पहला है जो स्टेट बेस्ड है, यानी राज्य आधारित है। ठीक है, राज्य स्वास्थ्य नियामक सूचकांक है जिसका नाम रखा गया है श्रेष्ठ। अब देखो कौन लॉन्च करेगा भैया ये, तो स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा, सीधी सीधी बात है भाई, हेल्थ से संबंधित है तो हेल्थ मिनिस्ट्री कर देगी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च या विकास किया है इसका, एक ही बात है। क्या नाम रखा गया है, श्रेष्ठ। ठीक साहब, आपने ये भी समझ लिया। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अगली न्यूज़ है ओलंपियाड हो गया साहब, ओलंपियाड फिजिक्स को लेके। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को लेके ओलंपियाड होता है, हर साल होता है, तो खगोल विज्ञान और फिजिक्स को लेके। ठीक है, खगोल विज्ञान मतलब एस्ट्रोनॉमी हो गई, तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, भौतिकी को कहते हैं फिजिक्स। तो एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को लेके हुआ है पर, ठीक है, ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड मतलब एक तरह से कंपटीशन टाइप का होता है। कई बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं साहब, जो फिजिक्स में साइंस वाइंस में होशियार हैं। हम जैसे चूतिए शामिल नहीं होते इसमें, बड़े होशियार विद्वान लोग शामिल होते हैं। ठीक साहब, अच्छे लोगों की ये कलाबाजी है। ओलंपियाड हो गया साहब, हुआ कहाँ पर, ये बम्बई में। अब बम्बई में तो होगा और हमारे घर में होगा, तो मुंबई में ये आयोजन हुआ है इसका, किसका, ओलंपियाड का।
मुंबई में, तो इसका आयोजन हो गया। इंडिया की क्या हिसाब किताब रहा, ठीक है। अच्छा, मुंबई में आयोजन हुआ, लेकिन आयोजन कराया किसने, मतलब कौन कराता है, तो होमी भाभा सेंटर द्वारा कराया गया है। होमी भाभा सेंटर होता ना, आपने सुना भी होगा ये नाम, होमी भाभा सेंटर द्वारा आयोजन, और हुआ कहाँ है, मुंबई में। ठीक है साहब, ये भी आपको बता दिया। अब इसमें इंडिया का क्या स्कोर रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, तो इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल जीत लिए इसमें। तो भारत ने 4 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर जीता है, ठीक है, यानी 4 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर, टोटल 5 पदक जीते। अभी तक का भारत का ये शीर्ष प्रदर्शन है। इतना अच्छा परफॉर्मेंस आज तक इंडिया ने नहीं किया था। तो ये इंडिया का अभी तक का शीर्ष प्रदर्शन आपको देखने को मिला किसमें, ओलंपियाड में, जो मुंबई में हुआ था, होमी भाभा सेंटर के द्वारा कराया गया। 4 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता। शीर्ष प्रदर्शन अभी तक हिंदुस्तान ने इसमें किया। अगली जो न्यूज़ देखते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। अगली न्यूज़ है साहब ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से खबर निकल कर आ रही है देवियों सज्जनों। क्या खबर है, आज के मुख्य समाचार ऑस्ट्रेलिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फिलीपींस को मान्यता दे दी, उसको फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है साहब। तो ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। इजराइल फिलिस्तीन का बहुत संघर्ष चलता है, तो फिलिस्तीन कोई देश है कि नहीं है, लोग इसमें विवाद में ही रहते हैं। तो फिलिस्तीन को मान्यता दी है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। कई सारे देश ये मान्यता देते चले जा रहे हैं, कई लोग नहीं भी दे रहे हैं। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने एक मान्यता और दे दी। अगली जो न्यूज़ है उसको देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ है, उनका नाम है नम्रता बत्रा। नम्रता बत्रा कौन है, नम्रता बत्रा दिल्ली में पड़ता है, बत्रा सिनेमा मुखर्जी नगर के पास। तो नम्रता बत्रा क्या चीज़ है ये, तो अभी हाल ही में ना चाइना में खेल हुए थे, उसको कहते हैं विश्व खेल, वर्ल्ड के खेल, मतलब विश्व खेल उस कंपटीशन का नाम है। तो वर्ल्ड खेल हुए थे, उसी खेल में कई सारे खेल खेले गए। एक खेल होता है वुशु नाम से, वुशु एक खेल है वुशु। वुशु खेल में ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया से कोई व्यक्ति फाइनल में पहुंचा। ऐसा पहली बार हुआ कि वुशु खेल की चैंपियनशिप में इंडिया से पहली बार कोई फाइनल में पहुंचा, और फाइनल में भी वो मतलब गोल्ड नहीं जीता, रजत पदक ही जीत पाई है नम्रता, लेकिन फाइनल में ही आज तक कोई नहीं पहुंचा था। इसका मतलब है कि रजत पदक जीतने वाला भी पहला इंडियन कौन बना है, नम्रता बत्रा बनी है। इससे पहले तो रजत पदक तो छोड़ो, कोई मतलब गोल्ड मेडल तो छोड़ो, कोई फाइनल तक मैं नहीं पहुंच पाया था। तो ऐसा पहली बार हुआ है साहब। तो लिख लेते हैं अपन नम्रता बत्रा के बारे में कि चीन में आयोजित, अच्छा मैं पहले आपको कथा समझा देता हूँ, फिर लिखवाता हूँ, जल्दबाजी नहीं है, जितना करेंगे बेहतरीन करेंगे। चीन में आयोजित विश्व खेल 2025, विश्व खेल 2025 में, ठीक है, वुशु खेल था। वुशु आपको पता है, वुशु। अच्छा, वुशु में ना अलग अलग किलोग्राम के खेल होते हैं, कोई 50 किलोग्राम का, ऐसा होता नहीं है, 50 किलोग्राम का खेल है, 55 किलोग्राम का है। तो ये जो वुशु में ना 52 किलोग्राम वाली में आती है नम्रता, ठीक है, तो 52 kg वाली में, 52 kg कैटेगरी में आती हैं, 52 kg वर्ग में आती हैं, ठीक है, ओके। तो 52 किलो वाले वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाली पहली व्यक्ति बनी है, ठीक साहब। फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, नम्रता, ठीक साहब। अच्छा, इन्होंने कौन सा मेडल जीता, अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने रजत पदक जीता। रजत पदक जीतने का मतलब है कि ये फाइनल में हार गई, तभी तो रजत मिला, सिल्वर तभी तो मिला। अगर गोल्ड मिलता तो मतलब जीत जाती, तो इसका मतलब है फाइनल में हारी हैं। तो फाइनल में किन से हारी वो भी जानना जरूरी है। तो फाइनल में मेंगद्यू चेन नाम है उनका, जिससे हारी है ये, ठीक है। फाइनल में मेंगदू चेन ये नाम है, मेंगदू चेन से हार गई है, ठीक साहब। 52 किलोग्राम की ये कैटेगरी में वुशु चैंपियनशिप में, जो विश्व खेल 2025 में चाइना में हुआ, उसमें पहली बार तो फाइनल में पहुंची। कोई बात नहीं, फाइनल में हार गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इन्होंने कम से कम किसी बार चैंपियनशिप में, वैश्विक विश्व में पहली बार पहुंच गई था, ठीक है। क्या नाम है इनका, नम्रता बत्रा। अगली न्यूज़ देखते हैं। हम लोग बाहर हैं दोस्तों, तो थोड़ा हो सकता है इधर उधर बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा हो हल्का हल्का। अब हमारी तो चलती नहीं, हमारा घर तो है नहीं, सब हम बंद कर लें अपना, है कि नहीं, ऐसे ही चलता है, थोड़ा हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बीच बीच में ही आता है, जैसे कभी गाड़ी की आवाज़ आ जाती होगी, ये सब चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं अपन
खेलो इंडिया जल महोत्सव, खेलो इंडिया जल महोत्सव। इतने खेलो इंडिया महोत्सव हुए हैं कि भाई साहब ये कन्फ्यूज ही हो जाएगा कोई व्यक्ति कि कौन सा महोत्सव हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया वाटर गेम्स, खेलो इंडिया युवा गेम। अरे भाई इतने खेलो इंडिया हो गया है कि मैं खुद भूल गया कि मैंने कौन कौन से खेलो इंडिया कराए और कौन कौन से नहीं कराए। तो ऐसा पहली बार हुआ 16-17 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में कि पहली बार साहब ये खेल हो गए जल महोत्सव वाले, यानी वाटर गेम्स। तो पहला संस्करण है जो खेलो इंडिया वाटर गेम्स का जो आयोजित हुआ। और कहाँ हुआ ये आयोजन? तो भैया जम्मू कश्मीर में एक डल झील पड़ती है, डल झील। डल झील कहाँ पड़ती है? ये श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। JNK लिख दिया, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो डल झील है वहाँ पर ये जल महोत्सव आयोजित हुए। ये बढ़िया डल जल, तो ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक साहब, डल जल, कम से कम कुछ तो याद रहे डल जल करके। इसका भी शुभंकर है। एक तो इतने शुभंकर बन गए हैं कि भाई हम सब कुछ शुभ की जगह अशुभ ना हो जाए, इतना धुआं मचा दिया शुभंकर बना बना के। तो इसका भाई शुभंकर क्या है? तो जम्मू कश्मीर में देखो हिमालय पर्वत पड़ता है, तो वही इसका शुभंकर है, हिमालयन किंगफिशर। क्या है? हिमालयन किंगफिशर। किंगफिशर है साहब, किंगफिशर। भैया मज़ा आ गया, मुंह पानी तो नहीं आ गया? मुंह पानी आ गया हो। बोतलें शोतलें आज रात का सीन बना दें हैं, 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का। तो हिमालयन किंगफिशर क्या है? खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर है। जो जल महोत्सव कहाँ हुए हैं? डल झील जम्मू कश्मीर में। ऐसा पहली बार हुआ है जब जल महोत्सव, खेलो इंडिया जल महोत्सव हुआ साहब, ठीक है। अगला ये खेल है, ठीक है, खेलो इंडिया जल महोत्सव खेल हो गए हैं ये, ओके। आगे अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं, अगली जो न्यूज़ है उसको समझते हैं। तो देखो यूपी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, तो यूपी की बात कर रहे हैं हम। यूपी के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की रैंकिंग जारी हुई है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की रैंकिंग, और वो रैंकिंग में कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया उतना थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो आप तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की रैंकिंग के तहत भैया जो शीर्ष ब्लॉक रहा है सबसे नंबर 1 पर, तो अलग अलग कैटेगरी में रहा है शीर्ष ब्लॉक, ठीक है साहब। अलग मतलब शीर्ष मतलब टॉप आपको बताऊंगा नंबर 1 कौन से में, 3-4 कैटेगरी में ही है। तो अगर देखा जाए समग्र प्रदर्शन में, ओवरऑल बात की जाए, सभी कैटेगरी का मिसलेनियस के तौर पर बात की जाए, तो समग्र प्रदर्शन में जो नंबर 1 जिला रहा वो रहा जालौन। कौन सा जिला रहा है? जालौन। जिला याद करो, ब्लॉक याद कर भी नहीं पाओगे, ज़रूरी भी नहीं है। समग्र प्रदर्शन ओवरऑल में कौन रहा है? जालौन, ठीक है। ऐसे ही हेल्थ में देखा जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में, कि भाई हेल्थ में नंबर 1 कौन रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है, इसमें भी नंबर 1 जालौन। ये तभी तो आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा है तब भी जालौन है, ठीक साहब। फिर अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखते हो कि शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 कौन रहा है, कौन सा जिला, तो इसमें भी नंबर 1 जालौन। देखो है ना, ये आसान हो गया कि नहीं हो गया? एक ही जिला नंबर 1 रहता है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ओवरऑल में भी देखो जालौन है, हेल्थ में भी जालौन है, और एजुकेशन में भी जालौन है। अब देखो अगली कैटेगरी है, अगली कैटेगरी है वो है कृषि। कृषि क्षेत्र में नंबर 1 कौन रहा है? कृषि क्षेत्र में तो देखो कृषि में रहा है कुशीनगर। अभी मैं आपको याद कराता हूँ अच्छे से। कृषि में रहा है कुशीनगर। कैसे याद करना है? तो कृषि कुशी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये भी का, ये सा, ये का, ये सा, कृषि कुशी, कृषि कुशी, कृषि कुशी, याद हो गया। बस लिंक करा करा के आपको याद कराने की मैं कोशिश करता हूँ। कृषि में हो गया कुशीनगर। अगली जो कैटेगरी है वो है बुनियादी ढांचा। देखो ये मैचिंग में आ सकता है सवाल कि कौन सी कैटेगरी में मैचिंग लगाओ, नंबर 1 पे कौन रहा हर एक में। तो नंबर 1 पे बुनियादी ढांचा भैया किनका अच्छा रहेगा? जिन पे भगवान राम की कृपा होगी, ठीक है। भगवान राम की कृपा होगी तभी तो आपके बुनियादी ढांचे अच्छे होंगे। तो नंबर 1 पे है रामपुर, भगवान राम की कृपा से रामपुर, ठीक साहब। बुनियादी ढांचा कब अच्छा होगा? जब भगवान राम की कृपा होगी। और आपका सामाजिक विकास कब होगा? जब आप पर भगवान राम की कृपा होगी। तो सामाजिक विकास में भी रामपुर ही है, सामाजिक विकास क्षेत्र में भी नंबर 1 पर रामपुर ही है। क्लियर हो गए सारे? देखो इतने ही थे बस,
बुनियादी ढांचे का विकास कब होगा? जब भगवान राम की कृपा होगी। और आपका सामाजिक विकास कब हो पाएगा? जब आप पर भगवान राम की कृपा होगी। तो रामपुर तो आपने ऐसे याद कर लिए। कृषि कुशी, कृषि कुशी। बाकी ओवरऑल में भी जालान है, स्वास्थ्य में भी जालौन है और शिक्षा में भी जालौन है। ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश की रैंकिंग के तहत आपने सारे जिले भी समझ लिए। अगली न्यूज़ देखते हैं साहब। अगली न्यूज़ क्या है? जो अगली न्यूज़ है साहब वो समझो। अगली न्यूज़ ये है कि इसरो ने, ये मैंने यूपी के करंट अफेयर्स में आपको कराया भी था, लेकिन अब दोबारा आ गई है तो बता दे रहा हूँ। इसरो ने ऐसा पहली बार किया कि उत्तर प्रदेश में कोई रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च कर दिए। ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। इसरो द्वारा यूपी में पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह लॉन्च हुआ है। ठीक है, उपग्रह परीक्षण हुआ है, मतलब एक तरह से ट्रायल हुआ है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ। और किस जिले में हुआ है, बस इतना ही आपको जानना है। कुशीनगर जिले में हुआ है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पहले करंट अफेयर्स में आ चुका है साहब। ठीक है, कुशीनगर में ये ऐसा हुआ है कि इसरो ने पहली बार रॉकेट आधारित अपना उपग्रह लॉन्च कर दिया, इसरो ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार। अगली जो न्यूज़ है वो देखते हैं। जो अगली न्यूज़ ये है कि दुनिया के ना टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। तो इसमें बस इतना जानना है कि नंबर 1 पे कौन रहा है पूरी दुनिया में। नंबर 1 पे कौन रहा है? उसका नाम है एल कैपिटन कैपिस्टन नहीं है, नहीं सिगरेट लगा लो कैपिस्टन की, कैपिटन है, कैपिटन। नंबर 1 पे कौन रहा है भैया? एल कैपिटन। ये अमेरिका का है, यूएसए का। आपको एक तो ये जानना था कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची जारी की गई, उसमें एल कैपिटन नामक सुपर कंप्यूटर नंबर 1 पे है, जो अमेरिका का है। इंडिया के कितने कंप्यूटर इसमें शामिल हुए हैं टॉप 500 में, ये भी देखो जानते हैं। तो भारत के कितने सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल किए गए? 6 सुपर कंप्यूटर। 6 सुपर कंप्यूटर इस सूची में शामिल। ठीक है, इस सूची में शामिल हुए 6 सुपर कंप्यूटर। अब कलेश ये हो गया कि 6 हैं। अब जो 6 की जगह 50 होते तो दिक्कत नहीं थी, 6 हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही 6 के नाम घुचड़म करके पूछ लें कि इनमें कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है। तो वो 6 के नाम आपको एक बार नज़रों के सामने से ले जाने चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। हालांकि बहुत सुपर कंप्यूटर बहुत फेमस हैं। एक है एरावत, ठीक है, जो इसमें शामिल हुआ। एक है अर्का, एक है एरावत, एक है अर्का, और अगला है अर्का एआई। ये भी सही है साहब, अर्का एआई। तो कम से कम ये 3 आपने देख लिए, एरावत, अर्का एआई। एक है साहब अरुणिका। कौन सा है? अरुणिका। एरावत हो गया, अर्का एआई, अरुणिका। एक है आपका प्रत्युष। ये सारे नाम आपने सुने होंगे अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो। प्रत्युष और एक है आपका मिहिर। ये 6 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। कौन सी सूची में? जो 500 टॉप 500 की सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें नंबर 1 पर तो एल कैपिटन रहा है अमेरिका का। इंडिया के 6 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं, एरावत, अर्का एआई, अरुणिका, प्रत्युष और मिहिर। क्लियर है साहब? है ना? एक बार फिर से, एरावत, अर्का एआई, अरुणिका, प्रत्युष और मिहिर। अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। जो अगली न्यूज़ है वो है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। सद्भावना दिवस, डेज आ जाते हैं ना इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा डे है साहब। तो सद्भावना दिवस कब मनाते हैं भैया? सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। क्यों मनाते हैं? राजीव गांधी जी हैं जो प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जी की ये जयंती है, इसलिए इसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को। ऐसे ही एक दिवस है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। इंपॉर्टेंट डे ही कराता हूँ मैं आपको, फालतू का डे कराता भी नहीं हूँ। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया जाता है? सीनियर सिटीजन वाला मामला है ये आपका मनाया जाता है अगले ही दिन 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। एक डे और है
जो बहुत फेमस है वो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और ये ऐसा पहली बार हुआ जब ये, मतलब ऐसा दूसरी बार है जब ये अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। ये चंद्रयान जो आपने देखा होगा पिछली बार, जो मतलब वो कौन सा स्पेस में पहुंच गए थे, चंद्रमा पे अपन लोग पहुंच गए थे, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर दी थी, उसके उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है ये। और ये मनाया जाता है सब 23 अगस्त को, 23 अगस्त को, ठीक है। और ऐसा ये दूसरी बार मनाया जा रहा है, यहाँ लिख दो दूसरी बार, ठीक है, आयोजन, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है इसलिए आपको पूरी जानकारी इसमें पता नहीं चाहिए। पहली बार जब मना था, पहला जब मनाया था वो 2024 में मनाया था, पिछली साल, ठीक है। आपको सारी चीज़ें साथ में बता दें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को बनता है। इस साल दूसरी बार हुआ है, पिछली साल पहली बार था 2024 में। ओके, नेशनल स्पेस डे कहते हैं इसको इंग्लिश में, नेशनल स्पेस डे। अब इसकी थीम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या है? देखो, सबसे पहले अपन लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, नाम था आर्यभट्ट। 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च हुआ था। अब जो है लॉन्च करने वाले हम गगनयान, तो आर्यभट्ट से गगनयान, ये इसकी थीम है, आर्यभट्ट से गगनयान। और ये स्लैश स्लैश करके लगा देते हैं, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, अनंत संभावनाओं तक, अनंत संभावनाओं तक, ये इसकी थीम हो गई। समझ गए पूरा? तो ये आपने 3 दिवस भी देख लिए। सद्भावना दिवस कब है? 20 अगस्त को, राजीव गांधी की जयंती पर। वरिष्ठ नागरिक आयोग दिवस कब है? ये वह थोड़ा गलत लिख गया है, सोचते रहो कि साहब लिख नहीं पाते, ऐसे करीब लिखा जाता है ना वरिष्ठ, वह तुम्हारी अभी गलत हो गया, ससुर गलत हो रहा है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को। और नेशनल स्पेस डे कब है? 23 अगस्त को। पहली बार बना था 2024 में, इस साल बना दूसरी बार। थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से। आर्यभट्ट में प्राचीन ज्ञान था, गगनयान में खूब अनंत संभावनाएं हैं। तो ये आपने थीम समझ ली, ठीक है साहब। अगली देखो न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है समुद्रयान मिशन। कौन सी है? समुद्रयान मिशन। बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है ये, समुद्रयान मिशन भारत का। देखो ये क्या समुद्रयान मिशन में है, तो ये इस मिशन में ये टारगेट रखा गया है समुद्रयान मिशन में कि 2027 तक, कब? 2027 तक, ठीक है। क्या करेंगे हम? तो हम एक ऐसी अपनी, हिंदुस्तान की ही अपनी स्वदेशी इंडिजिनस, जो खुद ने बनाई हो, ऐसी हम पनडुब्बी बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? स्वदेशी पनडुब्बी। 2027 तक स्वदेशी पनडुब्बी, सबमरीन कहते हैं उसको इंग्लिश में, सबमरीन बनाएंगे, जिसका नाम रखा जाएगा मत्स्य 6000। क्या रखा जाएगा? मत्स्य 6000, इसका नाम रखा जाएगा मत्स्य 6000। तो एक ऐसी हम पनडुब्बी बनाएंगे मत्स्य 6000 नाम से, मत्स्य 6000 नाम से, जो 2027 तक क्या करेगी? 6000 मीटर तक पानी के अंदर जाएगी, 6000 मीटर तक, ठीक है। 2027 तक स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 का उपयोग करके, ठीक है, का उपयोग करके 6000 मीटर तक गहराई में पहुंचेगी, ठीक है, गहराई में पहुंचेगी, पहुंचना, ये इसका क्या हो जाएगा? समुद्रयान मिशन का लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। समुद्रयान मिशन क्या हो गया? 2027 तक स्वदेशी पनडुब्बी, जो पनडुब्बी का नाम है मत्स्य 6000, उसका यूज़ करके हम 6000 मीटर तक की गहराई पर पहुंच जाएंगे, नीचे ज़मीन के अंदर, पानी के अंदर, ताकि पानी से रिलेटेड हम खोज कर सकें, कुछ रिसर्च कर सकें, वो सारी चीज़ें की जाएंगी। कौन इस मिशन का विकास कर रहा है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है कि ये मिशन जो है किसके द्वारा विकास किया जा रहा है, उसका कौन इसका विकास कर रहा है साहब, ये भी समझ लेते हैं। इसका जो विकास कर रहा है उसका नाम है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मैं भी बता रहा हूँ, मुझे मतलब खुद नहीं पता, मैं शॉर्ट फॉर्म में तो मुझे पता है इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं NIOT। NIOT क्या कहेंगे इसको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोलॉजी टेक्नोलॉजी, ऐसे कह सकते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी।
और ये चेन्नई में है, ठीक है। इसके द्वारा ये विकास किया जा रहा है, किसका? समुद्रयान मिशन का। और इस मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी का जो 6000 मीटर तक जाएगी। NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। अब ये हाल ही में क्या हुआ कि 2 इंडियन हैं, 2 हिंदुस्तानी हैं जो इस मिशन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ काम कर रहे थे। उनका नाम है, एक का नाम है राजू भैया यानी राजू रमेश, और एक का नाम है जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह, ये 2 क्या हुआ, इस मिशन के उपलक्ष्य में अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में, ज़मीन में अटलांटिक महासागर में घुस गए और खूब अंदर गहराई तक चले गए साहब। और उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ आपको साथ में भी देखनी है। कौन कौन है साहब? तो 2 भारतीय, जो ये समुद्रयान मिशन है ना, समुद्रयान मिशन, इसी के तहत इसमें जो सहयोग कर रहा है वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, ठीक है साहब। तो पहले तो वही देख लो कि कौन 2 भारतीय हैं, ठीक है। तो 2 भारतीय, नाम क्या है इनका? राजू रमेश और एक का नाम है जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र पाल सिंह, ठीक है। ये कहाँ घुस गए? अटलांटिक महासागर में, इसी मिशन के तहत कि चलो पानी में जाके देखते हैं, हमें तो 6000 मीटर तक जाना है पानी में, तो अभी थोड़ा डुबकी लगा के देखते हैं साहब। तो 2 भारतीय, राजू रमेश और जितेंद्र पाल सिंह, ठीक है, इनने क्या किया? ये क्या कर रहे हैं? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इन दोनों ने अटलांटिक महासागर में, ठीक है, क्रम से कितने मीटर तक घुसे हैं साहब ये? तो जो राजू रमेश है वो घुसे हैं 4025 मीटर तक, और जो जितेंद्र हैं जे घुसे हैं 5000 मीटर तक, सही, 5002 मीटर तक। तो क्रमशः 4025 मीटर और 5002 मीटर तक गहराई में गोता लगाया है। गोता लगाते नहीं, तो गहराई में गोता लगाया साहब। गोता लगाना कहते हैं, गोताखोर होगा एक तरीके से। तो आपको कौन सा मेंस लिखना है, आपको बस याद होनी चाहिए कि एक राजू रमेश थे और एक जितेंद्र पाल सिंह थे। गहराई पूछी जाए तो राजू भैया 4000 मीटर तक घुस गए और जितेंद्र भैया 5000 मीटर तक घुस गए। ऐसे हल्का हल्का आइडिया लगा लो, 4025 मीटर और 5002 मीटर, ठीक साहब। ये जो मिशन है ना, समुद्रयान मिशन, इसमें हिंदुस्तान तो अपना काम कर रहा है, स्वदेशी पनडुब्बी बनाएगा, लेकिन फ्रांस से थोड़ी सी सहयोग ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो फ्रांसीसी सहयोग से, लिख लो फ्रांसीसी सहयोग से। फ्रांस का सहयोग इसमें है, फ्रांसीसी सहयोग से ये मिशन चल रहा है साहब, ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब देखो, ये आपने एक तरीके से पूरा का पूरा समझ लिया। अब ये क्या हुआ? ये राजू रमेश थे, ठीक साहब। कौन? राजू रमेश, और एक है जितेंद्र पाल सिंह। जब पानी में घुस गए, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में। इनने बाहर कैसे आई ये घुस तो गए अंदर, है ना, अल्लादीन वो कहते हैं ना, खुल्ला सिमसिम वाला, तो ये घुसते चले गए। अब इन्हें लौटने का रास्ता नहीं पता था इतना, तो क्या किया इन्होंने? फ्रांस के लोगों की मदद मांगी। फ्रांसीसी सहयोग इसमें है कि नहीं? तो फ्रांस का एक जहाज़ है, मतलब फ्रांस की एक पनडुब्बी है नौटाइल नाम की, उस पर लौट कर ये सवार होकर वापस आ गए, ठीक साहब। तो लिख लो बाद में कि फ्रांसीसी पनडुब्बी क्या नाम है उसका? नौटाइल पर सवार हुए, ठीक है। ये फ्रांस की पनडुब्बी है। नाम जो है इम्पोर्टेंट है इसका, कुछ भी आ सकता है भैया पेपर में, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी छोड़ा ना जाए, ठीक साहब। और ये नौटाइल पर क्या है? पनडुब्बी है जिस पर ये सवार हुए, ओके, ठीक साहब। पूरा का पूरा आपने ये समुद्रयान मिशन समझ लिया। 2027 तक स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 नाम की बनाई जाएगी, जिसका यूज़ करके 6000 मीटर तक की गहराई में जाया जाएगा। फ्रांसीसी सहयोग से ये स्थापित की जाएगी, जिसका विकास कौन कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई। कौन कौन से 2 भारतीय घुसे हैं? राजू रमेश और जितेंद्र पाल सिंह। राजू भैया कितने घुस गए? तो अटलांटिक महासागर में घुसे हैं 4025 मीटर, और जितेंद्र भैया कितने घुसे हैं? 5002 मीटर। लौट के उल्लू कैसे घर को आए दोनों? ये
नाम की पनडुब्बी पर जो फ्रांस की है। ठीक है साहब, ओके, ये भी आपने समझ लिया। अब आप बस एक चीज़ इसमें और समझनी है आपको, क्योंकि देखो हम पूरा कराते हैं धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है, कि इसमें कितने टोटल मेंबर इस समुद्रयान मिशन में शामिल हो रहे हैं। तो ये 5 सदस्यीय भारतीय टीम का अभियान है। ठीक है, 5 सदस्यीय, 5 मेंबर हैं इसमें, 5 सदस्यीय भारतीय अभियान। ठीक है, भारतीय अभियान है, ये भी आपको मैंने साथ में बता दिया, ताकि अब कोई चीज़ ऐसी ना बची जो इसमें ना हो। समुद्रयान मिशन। ठीक, अगला देखते हैं, अगली न्यूज। और सब बढ़िया चल रहा है। आज मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब आपका पीसीएस का पेपर है। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो में सिर्फ कंटेंट चल रहा है, क्योंकि जल्दी से आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। जो अगली न्यूज़ है वो देखो, प्रधानमंत्री, एक स्कीम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। विकसित भारत रोजगार योजना, विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये क्या है साहब? तो ये अभी हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च करी, और इसका जो मकसद है वो ये है कि जो एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और एक होता है एम्प्लॉयर, नियोक्ता, जो कंपनी में लोगों को रखता है, इन दोनों को पैसे का फ़ायदा हो। किसका? पैसे का, मतलब वित्तीय, फाइनेंशियल फ़ायदा हो, ताकि भारत में रोजगार में वृद्धि हो सके। इस तरीके की ये पूरी मिशन है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से। अब इसमें पूरा डिटेल से समझते हैं। ये शुरू कब की गई है? तो ये 15 अगस्त को शुरू की गई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 2025 को प्रारंभ की गई, आज़ादी वाले दिन, स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। ठीक है, 15 अगस्त 2025 को। ठीक साहब, इसका कितना बजट है ये भी जानना जरूरी है। इसका कितना बजट है? तो इसका बजट है 99,446 करोड़, 99,446 करोड़ रुपए। ठीक साहब, 99,446 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की गई। अब देखो इसमें इसका संचालन कौन करेगा योजना का? तो ये कर्मचारियों और नियोक्ताओं से रिलेटेड है। अभी मैंने आपको समझाया, कर्मचारी यानी एम्प्लॉय और नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर से। तो ये ईपीएफओ के द्वारा की जाएगा इसका पूरा संचालन, ईपीएफओ का। ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी आपको देना है। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ये इसका इस योजना को संचालित करेगा। ठीक है, ईपीएफओ के द्वारा ये योजना है जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है साहब, अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जानना भी तो जरूरी है। क्या लक्ष्य है साहब इसका? तो ये कुल मिलाकर इनका लक्ष्य है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को फाइनेंशियली फ़ायदा होना चाहिए। ठीक साहब, ओके। तो कैसे साहब फ़ायदा मिलेगा? कि देखो, एक तो होते हैं कर्मचारी और एक होते हैं नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब है जिसकी फैक्ट्री है, जो मालिक है, जो काम पर रख रहा है लोगों को। तो अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी है, नौकरी कर रहा है, और उसकी नौकरी पहली बार लगी है, पहली बार, तो पहली बार नौकरी करने वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं उनको 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, ताकि आप कम सैलरी अगर आपकी, तब भी आपको दिक्कत ना हो। और ये 15,000 सैलरी जो है 2 किस्तों में दी जाएगी। अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, नियोक्ता को क्या फ़ायदा मिल रहा है इसमें? नियोक्ता को, जो मालिक है कंपनी का, उसको क्या मिल रहा है? 3,000 रुपये महीने मिल रहे हैं साहब, 3,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं प्रति नियोक्ता, हर एम्प्लॉय पे, ताकि उनकी वो जो सामाजिक चीज़ें हैं, जैसे उनका बीमा है या उनकी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, या कोई दिक्कत होती है कल को, तो उसका ध्यान रखने के लिए वो पैसे दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है साहब, ऐसे व्यक्तियों को जो पैसा मिल रहा है, ऐसे लोगों को जो 3,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, जो मैक्सिमम 2 साल के लिए दिए जाएंगे, 2 साल तक दिए जाएंगे। ठीक है, 2 साल तक। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, तो ये 4 साल तक दिए जाएंगे। नॉर्मल कंपनी है तो 2 साल तक, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 4 साल तक ये दिए जाएंगे। तो ये इसका पूरा लक्ष्य है। अब मैं आपको समझा तो दिया मैंने, अब मैं आपको लिखवा दूंगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, लिखो साहब, पहली बार नौकरी पाने वाले
नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता। कितने की? 15,000 रुपये की सहायता। ठीक साहब, ये तो आपने समझ ली जो लोग नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसे तय किया जाएगा कि कितने युवाओं को ये मिलेगी, कौन कौन से युवाओं को मिलेगी? ऐसे तो हर व्यक्ति पहली बार नौकरी कर रहा है तो हर व्यक्ति को 15,000 देंगे, तब तो सरकार का धुआं निकल जाएगा। तो ऐसे युवा चयनित किए जाएंगे जिनकी पूरी सैलरी 1,00,000 रुपये है इस या इससे कम है। ठीक है, यानी 1,00,000 सैलरी यानी वेतन वाले। ठीक है, वेतन वालों को जिनकी सैलरी 1,00,000 रुपये साल, ये 1,00,000 रुपये साल है, नहीं 1,00,000 रुपये महीना समझ लो तुम। ठीक है, 1,00,000 रुपये सालाना। ओके, तो भैया लिख दूँ मैं, तुम फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। 1,00,000 रुपये सालाना वालों को। ठीक है, 1,00,000 रुपये सालाना वेतन वालों को। ये भी आपने समझ लिया। ओके, और ये तो मिल गई साहब युवाओं को जो नौकरी कर रहे हैं, और उसको क्या बताया था मैंने, जो नियोक्ता है, जो कंपनी का मालिक है, और ये 2 किस्तों में मैंने बताई थी, 2 किस्तों में मिलेगी, तो ये भी साथ में लिख लो, 2 किस्तों में। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है, नौकरी कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? 3,000 रुपये। ठीक है, तो नियोक्ता को 3,000 रुपये प्रति माह, 3,000 रुपये प्रति माह की राशि मिलेगी। ठीक है, ओके, ये भी आपने समझ लिया था। और ये नियोक्ता को कब तक मिलेगी? अधिकतम 2 वर्ष तक। बताया था मैंने अभी, नॉर्मल कंपनी है तो अधिकतम 2 वर्ष तक। ठीक, ब्रैकेट में क्या लिख लो, अगर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को हिंदी में कहते हैं विनिर्माण उद्योग वाली कंपनी है, तो उसको कितने सालों तक मिलेगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है के तो कितने सालों तक? 4 साल तक। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अधिकतम 4 साल तक। पूरा देखो, आपको मैंने धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपने पूरा समझ लिया इसके लक्ष्य को। क्या लक्ष्य है? कि पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये मिलेंगे, 2 किस्तों में मिलेंगे, जिनकी सैलरी 1,00,000 रुपये से कम है, और एम्प्लॉयर को कितना? 3,000 रुपये मिलेंगे, वो भी 2 साल तक मिलेंगे। लेकिन अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली है तो मैक्सिमम 4 साल तक के लिए मिलेंगे। ठीक है साहब, ये भी समझ लिया। एक लक्ष्य इसका और है। क्या लक्ष्य है इसका? कि 2 सालों में, यानी 2025 चल रही है, तो 2026 और 2027, यानी 2027 तक। कब तक? 2027 तक 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने हैं। कितने? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ प्लस रोजगार सृजित करना इसका लक्ष्य है। सृजित करना भी इसका लक्ष्य है। किसका? यही प्रधानमंत्री वाला जो योजना अभी मैंने आपको बताई, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पूरा समझ लो। कब लॉन्च हुई? 15 अगस्त 2025 को, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। बजट कितना है? 99,446 करोड़। कौन संचालित करेगा? EPFO। क्या लक्ष्य है? पहली बार जो नौकरी करेंगे उन्हें 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी, 2 किस्तों में, जिनकी सैलरी 1,00,000 रुपये से कम है। एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा है? 3,000 रुपये महीने मिलेगा, वो भी 2 साल तक मिलेगा। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 4 साल तक मिलेगा। और 2027 तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार को सृजित करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है नेपाल से। नेपाल में क्या हुआ है साहब? तो नेपाल को ना WHO के द्वारा रुबेला फ्री घोषित कर दिया गया। रुबेला एक रोग है। ठीक है, तो WHO द्वारा रुबेला मुक्त घोषित किया गया है। रुबेला मुक्त घोषित। ठीक साहब, कौन सा देश किया गया है WHO के द्वारा रुबेला मुक्त घोषित? नेपाल। जो रुबेला रोग है वो वायरस से होता है, वायरस जनित रोग है एक। साथ में मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देता हूँ। तो रुबेला क्या है? वायरस से होने वाला एक रोग है। इसको जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रुबेला को जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जर्मन खसरा भी इसको कहते हैं रुबेला को।
नेपाल को हाल ही में रुबेला से फ्री घोषित कर दिया गया है। ये भी आपने समझ लिया। अगली जो न्यूज़ है वो है साहब, कहाँ गया, ये गया। जो अगली न्यूज़ है वो है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ है कि ये उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। तो बहुत फेमस अभ्यास है ये। हाल ही में अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच में हुआ है ये। किसका? यूएसए और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया के बीच का सैन्य अभ्यास है के मध्य अभ्यास हुआ है। जो एक्सरसाइजेस होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो है ये। क्या नाम है इसका? उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किन किन के बीच में हुआ है? यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन। अभी अपन पूरा रिवाइज कराएंगे, चिंता मत करो, बार बार रिवाइज करा रहे हैं, इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है क्योंकि पेपर आपका करीब है। मैं नहीं चाहता आपको किसी भी तरह का नुकसान हो। अगली जो न्यूज़ है वो है आदि कर्मयोगी महाअभियान। आदि कर्मयोगी अभियान, आदि कर्मयोगी अभियान। ये क्या है साहब आदि कर्मयोगी अभियान? तो देखो, आदिवासी लोग जो होते हैं, जनजाति जो लोग होती हैं, उनको लीडरशिप देने के लिए, उनका थोड़ा विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। तो जनजाति कहते हैं, तो मिनिस्ट्री कौन सी करेगी? जनजातीय मंत्रालय। ठीक है, तो जनजातीय मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये प्रारंभ किया गया। जनजातीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है आदि कर्मयोगी अभियान। किसके लिए है? वही जनजातियों का डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जिसमें ट्राइबल को सबसे ज़्यादा मजबूती दी जाएगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्थान कार्यक्रम है ये। जनजातीय उत्थान कार्यक्रम मतलब प्रोग्रेस करने के लिए उनकी। ठीक है, जनजातीय उत्थान कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा है ये। इसमें 1 लाख से ज़्यादा जनजातीय गाँवों को शामिल किया गया है। मतलब ऐसे गांव लिए गए हैं 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1 लाख ही लिए गए हैं, 1 लाख गांव लिए गए हैं जहाँ पे ट्राइबल रहती हैं। 1 लाख जनजातीय गाँवों को शामिल किया गया है। जनजातीय गांव शामिल हैं इसमें। किसमें? आदि कर्मयोगी अभियान में। जनजातीय मिनिस्ट्री है जो ट्राइबल मिनिस्ट्री, उसके द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें 1 लाख ऐसे गांव शामिल किए गए हैं जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं। आदि कर्मयोगी अभियान। अगली जो न्यूज़ है वो है अन्न चक्र। अन्न चक्र क्या है साहब? अन्न चक्र, तो देखो, अन्न माने होता है खाना पीना, अन्न माने तो खाना पीना होता ही है। तो ये खाने पीने की सप्लाई अच्छे से हो सके, अनाज हर जगह अच्छे से सप्लाई कर सके, मतलब अनाज कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं तो बहुत ज़्यादा और कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, उसके लिए ये अन्न चक्र कार्यक्रम शुरू किया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर शुरू किया गया है और इंडिया की तरफ से भी इसमें सहयोग है। आईआईटी दिल्ली इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। आईआईटी दिल्ली इंटरनेशनल पर जो कर रहा है वो कर रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, तो लिख लेते हैं साहब इसके मामले में भी। अन्न चक्र क्या है? पीडीएस होती है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो पीडीएस सिस्टम के तहत आपूर्ति श्रृंखला, जो सप्लाई है ना, सप्लाई अच्छी हो, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए, अन्न चक्र। तो चक्र मतलब एक ऐसी साइकिल बन जाए जिससे अन्न की जो है हर जगह सप्लाई हो जाए। और किसके द्वारा है ये साहब? किसके द्वारा है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम। विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम प्लस आईआईटी दिल्ली, बताया था अभी, आईआईटी दिल्ली द्वारा। ठीक है साहब, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर अन्न चक्र का डेवलपमेंट किया है, जो क्या करेगा? पीडीएस के तहत सारी सप्लाई अनाज की मजबूत करेगा साहब। ठीक है साहब, अगली देखते हैं न्यूज़। अगली जो न्यूज़ है वो है विहार झील। विहार झील लेक है ये झील बम्बई में है। यहाँ पर बाढ़ आ गई है अभी, तो ये न्यूज़ में आ गई। तो ऐसे पूछा जाता है ना, सुर्खियों में रही विहार झील कहाँ पर है? तो बम्बई में है। ठीक है, मुंबई की झील है
ठीक साहब, बाढ़ आ गई थी यहाँ पर। तो बस इतना बाढ़ आ गई तो मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आप सोचेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पे, क्यों ये करंट में बताइए, तो आपको याद रहे कि बाढ़ आ गई थी। बम्बई की झील है, बिहार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है, बम्बई तो राज्य पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला देखते हैं अपन, अगली न्यूज़ क्या है। जो अगली न्यूज़ है वो है समन्वय शक्ति अभ्यास। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025। समन्वय शक्ति अभ्यास 2025। अब ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, समन्वय शक्ति नाम से। कहाँ हुई है और किन के बीच में हुई है? तो ये ऐसी अभ्यास है जो किसी देश के बीच में नहीं हुई है, इंडिया की आर्मी खुद ही करा रही है अपना, खुद ही आपस में। तो भारतीय सेना का ये अभ्यास है, इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? ये असम में हुआ है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा असम में। अब देखो आपने इसमें लिखा है समन्वय शक्ति, इसका मतलब है समन्वय तो हो रहा है ना, दो लोगों के बीच में कुछ समन्वय तो हो ही रहा है। समन्वय दो ही लोगों के बीच में होता है, अकेला आदमी थोड़ी समन्वय करेगा। समन्वय मतलब आपस में कुछ दो लोग हैं, आपस में समझौता टाइप का हो रहा है, समन्वय उसको कहते हैं। तो इसका मतलब हो रहा है कि असम तो है ही शामिल, असम तो है। देखो असम में अगर आयोजन हो रहा है तो असम तो होगा ही होगा, असम तो आयोजन हो रहा है तो असम में तो है ही। साथ में जो एक मणिपुर स्टेट आपने सुना हो, मणिपुर, तो मणिपुर ने और असम ने आपस में समन्वय किया है। तो असम व मणिपुर का ये जो है वो एक सैन्य एकीकरण है। ठीक है, सैन्य एकीकरण अभ्यास है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड। ठीक साहब, एकीकरण को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड। तो मणिपुर और असम इन दोनों ने आपस में समन्वय किया है, तभी नाम पड़ गया इसका समन्वय शक्ति अभ्यास। भारतीय सेना के द्वारा ये असम में हुआ है। ठीक है, हुआ तो असम में है, असम और मणिपुर के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित किया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो आपने, जलालाबाद एक उत्तर प्रदेश का शहर है, जलालाबाद। जलालाबाद, बाहर से बड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ चल रहा है साहब। तो जलालाबाद शाहजहाँपुर का एक शहर है, वो है सिटी। इसका नाम चेंज किया गया है, जलालाबाद शहर, इसका नाम चेंज किया गया है। तो ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शाहजहाँपुर ज़िले में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर ज़िला, शाहजहाँपुर ज़िला यूपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, शाहजहाँपुर ज़िला यूपी में शहर है, नाम चेंज हुआ है इसका। ठीक है, नाम बदला, जलालाबाद शहर का नाम बदला गया है और नया नाम क्या रख दिया है इसका? परशुरामपुरी। क्या रखा गया है? परशुराम। यही चल रहा आजकल, बस सरकारें हैं, परशुरामपुरी कर दी जलालाबाद को, जैसी सरकार की मंशा साहब। हमारा काम करंट बताना, हमने आपको करंट बता दी। परशुरामपुरी क्या हो गया है? जलालाबाद का नया नाम। और जलालाबाद कहाँ पड़ता है? शाहजहाँपुर ज़िले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जलालाबाद। आगे देखते हैं साहब अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य। ये तो कई बार सुर्खियों में रहा है ना, बार बार इसी को घोषणा कर दी जाती है इसकी। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य, पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है भैया? आप खुद ही सोचो, जहाँ पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उसी को तो डिजिटल लिटरेट स्टेट घोषित किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य भैया केरल है, तो केरल को ही भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है साहब। ठीक है, अगली न्यूज़ देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज़ क्या है? अभी अपन फिर अब ये इसके बाद रिवाइज कराएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक न्यूज़ और देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है सस्टेनेबल पावर। सस्टेनेबल पावर 1404 1404 क्या है साहब? सुर्खियों में रहा सस्टेनेबल पावर 1404 है क्या? तो ये सस्टेनेबल पावर 1404 एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी कोई शंख बजा रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो एक सैन्य अभ्यास है दोस्तों। ठीक है, तो ये अभ्यास कराया है ईरान ने। कहाँ पर किया कराया है? किसने कराया है? ईरान ने। तो ईरान द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास है, ईरान द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास, ईरान द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है? सस्टेनेबल पावर 1404। अब कोई भी सैन्य अभ्यास होता है तो होता कहाँ पर है, वो भी तो जानना जरूरी है कि हुआ कहाँ ये। तो ये ओमान की खाड़ी में हुआ है। कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में,
ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ, किसका? सस्टेनेबल पावर 1404 का। ठीक साहब, ओमान की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है, क्या नाम है? सस्टेनेबल पावर 1404। किसने कराया है? ईरान ने कराया है। कहाँ हुआ है? ओमान की खाड़ी में। ठीक साहब, अगली जो न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं, फिर अपन करेंगे रिवीजन। बहुत सारी न्यूज़ हो गई ना, तो रिवीजन कर लेंगे, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाएगा, दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ भी। जो अगली न्यूज़ है वो है राजीव गौबा। आपने नाम भी सुना होगा, IAS ऑफिसर हैं ये, राजीव गौबा। ठीक है, राजीव गौबा साहब का एक की समिति की अध्यक्षता में 2 कमेटियां बनाई गई, पैनल बनाए गए हैं। उसकी जो अध्यक्षता है वो राजीव गौबा साहब को सौंपी गई है। तो राजीव गौबा पैनल बना दिया है। ठीक है, पैनल का मतलब कमेटी टाइप की हो गई, राजीव गौबा पैनल। तो ये किस किस के अध्यक्ष बनेंगे? 2 पैनलों के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, 2 पैनलों के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव गौबा। कौन कौन से वो 2 पैनल हैं वो देख लेते हैं। ठीक साहब, तो एक पैनल है वो तो है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 लक्ष्यों पर पैनल। विकसित भारत 2047 लक्ष्यों पर बने पैनल की अध्यक्षता कौन कर रहा है? राजीव गौबा कर रहे हैं। एक और पैनल है, 2 है ना तो टोटल। एक है गैर वित्तीय विनियामक सुधारों पर पैनल। गैर वित्तीय विनियामक गैर वित्तीय विनियामक सुधारों पर पैनल। अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि इन दोनों पैनलों के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव गौबा हैं। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में गठित गैर वित्तीय विनियामक सुधारों पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव गौबा। ऐसे पूछा जाए विकसित भारत 2047 लक्ष्यों पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव गौबा। स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि दोनों के हैं, तब भी राजीव गौबा। ठीक है, राजीव गौबा एक आपने सुने होंगे पहले फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं, ये इंडिया के पूर्व कैबिनेट सचिव रहे हैं साहब। नीति आयोग के भी मेंबर रहे थे, बहुत फेमस IAS अधिकारी हैं राजीव गौबा। ये भी आपने समझ लिया। अब थोड़ा रिवाइज कर लें, बहुत सारी न्यूज़ें हो गई ना, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, नहीं तो सब उड़ जाएगा, तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। बहुत न्यूज़ हुई हैं आज, तो धुआं मचा दिया 1 घंटे में। देखो यहाँ से शुरू हुआ था। देखो साहब, देखो सबसे पहले अपन ने ब्यूरेवेस्टनिक पढ़ा था। ये क्या है रहा? रूस की एक परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है। क्या नाम है? ब्यूरेवेस्टनिक। ठीक साहब, नाटो ने इसको क्या नाम दिया है? SSC X9 स्काईफॉल। ठीक है, तो ये रूस ने इसको नाम दिया है SSC X9 स्काईफॉल। रूस ने कह रहा हूँ, सॉरी, नाटो ने। रूस की तो ये मिसाइल ही है ब्यूरेवेस्टनिक। अगला क्या है? पंचायती राज मंत्रालय का AI टूल लॉन्च किया गया था, इसका नाम रखा गया है सभासार। तो सभासार क्या चीज़ हो गई? पंचायती राज मंत्रालय AI टूल। कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये AI टूल? तो नई दिल्ली में। सब मिनिस्ट्री सब वहीं पर है। इंडिया का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा जो कराई गई, वो कराई गई जयपुर के रामगढ़ बांध में। कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में है, तो रामगढ़ बांध में कराई गई है। क्या कराई गई है? ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा। JP सैनानी पेंशन योजना, ये क्या थी? तो बिहार की एक योजना है जो 2009 में शुरू की गई थी। JP आंदोलन जो हुआ था उसमें जो लोग जेल गए थे उनकी पेंशन को डबल किया है, 2 गुना किया है। 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे तो पेंशन पहले 15,000 थी, बढ़ाकर 30,000 कर दी। 6 महीने से कम जेल में रहे तो पेंशन बढ़ाकर 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी। क्रू 11 क्या है? तो 1 अगस्त 2025 को ये लॉन्च किया गया। नासा का एक मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा। क्या नाम है? क्रू 11। लद्दाख की 2 फसलें ले गए हैं साथ में, एक रह गए हिमालयन टट्टी हिमालयन टाटरी, और एक सीबक थॉर्न। श्रेष्ठ क्या चीज़ है साहब? तो ये इंडिया का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक सूचकांक है, यानी हेल्थ को लेकर है। स्वास्थ्य हमारा श्रेष्ठ रहना चाहिए। ठीक, ऐसे याद रखना, स्वास्थ्य है जो हो वो श्रेष्ठ रहेगा तभी ज़िंदगी चलेगी। तो ये हेल्थ का है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है श्रेष्ठ। ये ओलंपियाड हो गया है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को लेके, ये हुआ है मुंबई में और होमी भाभा सेंटर के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। भारत ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीते हैं इस ओलंपियाड में, और ये इंडिया का एक सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है, 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है साहब, फिलिस्तीन को। नम्रता बत्रा कौन है? तो एक हाल ही में विश्व खेल 2025 हुए थे चाइना में, उसमें वुशु नाम का एक खेल होता है, उसमें 52 kg वाली कैटेगरी में ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई इंडिया का खिलाड़ी फाइनल में पहुंच गया। क्या नाम है? नम्रता बत्रा। और फाइनल जीत नहीं पाया, सिल्वर मेडल मिला,
और उसमें भी ये एक रिकॉर्ड बन गया। मेंगदू चेन से ये फाइनल में हार गई, क्या नाम है, नम्रता बत्रा। अगला, खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये पहली बार हुआ जल महोत्सव डल झील में। डल झील कहाँ है? कश्मीर के श्रीनगर में। शुभंकर क्या रखा गया है? हिमालयन किंग फिशर। ये किंग फिशर से बड़ा जल कुछ नहीं है, ये अमृत है साहब। किंग फिशर पियोगे तो लोगों को अमृत जैसी फीलिंग आ जाएगी तो ये देख लिया। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की रैंकिंग जारी हुई। शीर्ष ब्लॉक को हम बता रहे हैं, समग्र प्रदर्शन में नंबर 1 को बता रहे हैं साहब। समग्र प्रदर्शन ओवरऑल में नंबर 1 जालौन, हेल्थ में नंबर 1 जालौन, एजुकेशन में भी नंबर 1 जालौन। कृषि में कुशी है, कृषि में कुशी है तो कृषि का कुशीनगर। ढांचा, बुनियादी और सामाजिक विकास कब होगा? जब भगवान राम की कृपा होगी, तो दोनों में रामपुर। ठीक है साहब, रामपुर। इसरो के द्वारा यूपी में पहली बार रॉकेट आधारित उपग्रह परीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ जब रॉकेट लॉन्च हो गया, मतलब सैटेलाइट का ट्रायल किया गया, वो भी इसरो के द्वारा। कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। कहाँ किया गया है? कुशीनगर में। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी होती है, जिसमें नंबर 1 सुपर कंप्यूटर कौन है? एल कैपिटन नाम का है, जो कि अमेरिका का है। एल कैपिटन। इंडिया से कितने सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए? 6। एरावत, अर्का, अर्का एआई। एरावत, अर्का, अर्का एआई। फिर अरुणिका, प्रत्युष और मिहिर। अरुणिका, प्रत्युष और मिहिर। एरावत, अर्का, अर्का एआई, अरुणिका, प्रत्युष और मिहिर, ये 6 सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए हैं। नंबर 1 पर रहा है एल कैपिटन अमेरिका। कौन सा रहा है? एल कैपिटन अमेरिका। किसमें? 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में। सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को, राजीव गांधी की जयंती पर। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। विश्व वरिष्ठ नागरिक आयोग दिवस, सीनियर सिटीजन कब बनेंगे? 21 अगस्त को बन जाएंगे साहब। 21 अगस्त को क्या हो जाता है? वरिष्ठ नागरिक दिवस। अंतरिक्ष दिवस यानी स्पेस डे कब मनाते हैं? 23 अगस्त को मनाते हैं। दूसरी बार मनाया गया है क्योंकि पहली बार 2024 में मना था। थीम क्या है? आर्यभट्ट से गगनयान। आर्यभट्ट से गगनयान। समुद्रयान मिशन कब के बारे में क्या जानना है? कि ये 5 सदस्यीय भारतीय अभियान है जो 2027 तक अपनी पनडुब्बी बनाएगा, जिसका नाम है मत्स्य 6000। और 6000 नाम है, इसलिए 6000 मीटर तक की गहराई पर जाएगा समुद्रयान मिशन। और फ्रांस का इसमें सहयोग लिया गया है। किसने विकास किया है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा इसका विकास किया गया है। 2 भारतीय हैं, राजू रमेश और जतेंद्र पाल सिंह। इन्होंने अटलांटिक महासागर में 4025 मीटर और 5002 मीटर की गहराई में गोता लगा दिया। किसने? राजू रमेश और जतेंद्र पाल सिंह ने। फ्रांस की कौन सी पनडुब्बी है? नौटाइल नाम की, जिस पर ये सवार होकर आ गए। ठीक है साहब। आगे, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार अभियान या योजना, पीएम विकसित रोजगार योजना 15 अगस्त 2025 को लॉन्च हुई। कितना बजट है? 99,446 करोड़ रुपए। ईपीएफओ के द्वारा ये लॉन्च की गई है, संचालित की जा रही है 99,446 करोड़ रुपए के बजट के साथ। क्या योजना है? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। क्या लक्ष्य है? जो नौकरी कर रहे हैं पहली बार, उन्हें 15,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा 2 किस्तों में, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम है। एम्प्लॉयर को फ़ायदा कितना है? कि 3,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे 2 साल तक, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मिलेंगे 4 साल तक। कितने? 3,000 रुपये महीने। 2027 तक टारगेट रखा गया है कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार हम सृजित करा देंगे। कितना टारगेट रखा गया है? 2027 तक। नेपाल क्या है साहब? WHO ने हाल ही में रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है नेपाल को। रुबेला क्या चीज़ है? एक वायरस से होने वाला रोग है, इसे जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास क्या चीज़ है? तो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास एक अभ्यास है जो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में हुआ है। क्या नाम है? उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास। इनके बीच में? अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में। आदि कर्मयोगी अभियान किससे संबंधित है? तो आदि मतलब आदिवासी, आदिवासी मतलब ट्राइबल, जनजातीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्थान कार्यक्रम है ये आदि कर्मयोगी अभियान। 1 लाख गांव ऐसे शामिल किए गए हैं जहां पे ट्राइबल्स रहती हैं। कितने? 1 लाख। क्या कार्यक्रम का नाम है? आदि कर्मयोगी अभियान। अन्न चक्र क्या चीज़ है? तो ये PDS मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए अन्न चक्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली के सहयोग से ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, अन्न चक्र। किसके द्वारा? विश्व खाद्य कार्यक्रम और IIT दिल्ली। विहार झील क्या है? तो बम्बई की एक झील है जहाँ बाढ़ आ गई, इसलिए इसका नाम है विहार झील, जो सुर्खियों में रही। मुंबई की झील है साहब, बाढ़ आ गई। समन्वय शक्ति अभ्यास, तो भारतीय सेना ने यह अभ्यास असम में शुरू किया। समन्वय शक्ति
किन किन राज्यों में समन्वय हो रहा है? तो असम और मणिपुर में, असम और मणिपुर में समन्वय शक्ति। जलालाबाद का नाम चेंज हो गया, शाहजहाँपुर में पड़ता है जलालाबाद, इसका नाम रख दिया है परशुरामपुरी। क्या रख दिया है? परशुरामपुरी। इंडिया का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। सस्टेनेबल पावर 1404 क्या है? ये एक अभ्यास है। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास है ईरान का। किसका है? ईरान का। कहाँ पर हुआ है? ओमान की खाड़ी में। कौन सा अभ्यास है? सस्टेनेबल पावर 1404। राजीव गौबा पैनल क्यों बनाया गया है? क्योंकि विकसित भारत 2047 लक्ष्यों पर जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं राजीव गौबा, और गैर वित्तीय विनियामक सुधारों पर जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष हैं राजीव गौबा। ठीक है साहब, ये आपने समझ लिया। इतना ही रखते हैं दोस्तों, इतना ही आप एक बार में याद ही कर पाओगे। फिर से मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद। आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।